हाय गाइस, ई क्लासेस के चैनल पे मैं पिंटू कुमार दास आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं बीटीसी अर्थात डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मनोविज्ञान। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में भाषा शिक्षण, ठीक है। भाषा शिक्षण तो अभी वह बिंदु खत्म नहीं हुआ, पूरी की पूरी ये किताब ही है। तो भाषा शिक्षण के दो मनोवैज्ञानिक आधार हैं। भाषा शिक्षण के दो मनोवैज्ञानिक आधार हैं, एक है मानसिक आधार, दूसरा है भौतिक आधार, ठीक है। देखिए, भौतिक आधार और मानसिक आधार में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आधार में दो बिंदु हैं, भौतिक और मानसिक। भौतिक आधार में क्या होता है, भौतिक आधार में जैसे जो सुनने वाला व्यक्ति होता है या बालक होता है तो उसके कान, आँख, नाक, ठीक है, हाथ, ये सभी प्रमुख जो अंग हैं वो सभी के सभी भाषा शिक्षण के भौतिक आधार में आ जाएंगे। लेकिन भाषा शिक्षण के मानसिक आधार में क्या आएगा, मानसिक आधार में जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की कल्पना करता है, किसी चीज़ का विचार करता है, सोचता है, तो उसके मन में, मस्तिष्क में एकदम जीवंत प्रतिमाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है मानसिक आधार। अब आपको समझ में आ गया। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक आधार एक भौतिक होता है, एक मानसिक होता है। भौतिक में सुनने वाला, देखने वाला जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रमुख अंग जैसे कि आँख, नाक, कान, ठीक है, हाथ, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, भौतिक आधार हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई कल्पना करता है, विचार करता है, तो जो हमारे मन मस्तिष्क में जो जीवंत प्रतिमाएं बन जाती हैं वह होता है भाषा शिक्षण का मानसिक आधार। अब देखिए, भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के प्रमुख 4 अंग होते हैं, ठीक है। हमने बताया भी था पिछली कक्षा में, सु, बो, प, ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से। उसी को सुनना यानी कि हम उसको कह सकते हैं श्रवण, ठीक है। बोलना हम उसको कह सकते हैं वाचन, ठीक है। पढ़ना उसको हम कह सकते हैं पठन, तथा लिखना जिसको हम कह सकते हैं लेखन। इतना याद रखिएगा। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि भाषा के प्रमुख अंग कौन से हैं, तो श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। भाषा शिक्षण के कितने मनोवैज्ञानिक आधार हैं, तो मानसिक और भौतिक 2। अब देखिए, पठन का अर्थ और परिभाषा। पठन, ये पठन होता क्या, पठन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पठन का मायने क्या होता है। तो एक शब्द में आप सभी जानते हैं कि पठन का मतलब ही होता है पढ़ना, ठीक है। तो उस पठन को हमने परिभाषित किया है कि लिखित भाषा को पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया या प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पठन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी भाषा हो जो लिखित हो, उस लिखित भाषा को पढ़ने और पढ़कर उसके अर्थ को समझने की प्रक्रिया को ही हम पठन कहते हैं। अब देख लीजिए, इस पठन को परिभाषित किया गया है उमा मंगल के अनुसार। उमा मंगल ने परिभाषा दिया है कि लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पठन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई लिखित सामग्री है, कोई लिखित भाषा है, लिखित कोई चीज है, उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। केवल पढ़ना ही नहीं, अपितु पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करना, समझना और समझने की वही समझना, और यही क्रिया क्या कहलाती है, पठन कहलाती है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ लें और हमें समझ में ना आए तो वह पठन नहीं होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो समझ लेते हैं, और जब हम समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी मानसिक क्षमता में कुछ विकास हो गया, यानी कि पढ़ने के बाद कुछ जानकारियाँ हमारे अंदर आ गई। तो समझना ही, पढ़कर समझने की क्रिया ही क्या कहलाएगी, पठन कहलाएगी। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्य पे एक नज़र हम डालेंगे कि पठन के उद्देश्य क्या हैं। और परीक्षा में अगर आपसे पूछा भी जाए कि पठन के क्या उद्देश्य हैं, पठन की क्या उपयोगिता है, पठन के क्या महत्व है, तो आप इसको जरूर देख लीजिए एक बार। पठन के उद्देश्य, पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना।
पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। अगर कोई किताब है और उस किताब को हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं तो वह पठन नहीं कहलाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया। तो अगर कोई विषय वस्तु है और उस विषय अब उसको हमने पढ़ लिया लेकिन केंद्रीय भाव हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए पठन नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? पढ़ने का मात्र उद्देश्य यही है कि केंद्रीय भाव को ग्रहण करना, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। अगर हम कोई किताब पढ़ लेते हैं तो किताब पढ़ने का मुख्य सार क्या है? तो उसके केंद्रीय भाव को ग्रहण करना। क्या उद्देश्य? केंद्रीय भाव को ग्रहण करना। अब देखिए पठन का दूसरा उद्देश्य है कि सरल कहानियों, चुटकुलों, कविताओं, चित्र वर्णन, संवाद एवं पहेलियों को पढ़ करके भाव ग्रहण करना। ठीक है। अब पठन का दूसरा उद्देश्य हो जाता है जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहानियाँ सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, चित्र वर्णन होता है, संवाद होता है। ठीक है। ये सारी प्रक्रिया हम उन बच्चों के साथ रह के करते हैं। अब देखिए अगर बच्चा चुटकुलों को नहीं समझ पाता है, कहानियों को नहीं समझ पाता है, पहेलियों को नहीं पूछ पाता है, चित्र वर्णन संवाद इसको समझ नहीं पाता, संवाद नहीं कर पाता है तो वह पठन का उद्देश्य नहीं है। जब इन चीज़ों को समझ लेगा तब पठन का वही उद्देश्य हो जाएगा। तो पढ़ने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि इन सभी चीज़ों को समझना सरल तरीके से। अब देखिए तीसरा है कि मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाओं, कहानियों, अन्य विषय सामग्री को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न करना। बहुत से बच्चे या हम या आप, बहुत से लोग, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए किसी को पत्र पत्रिका पढ़ना पसंद होता है, कोई मैगजीन या कोई स्टोरी पढ़ना पसंद करता है। ठीक है। और कितने लोग तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, यूट्यूब देखना पसंद करते हैं। ठीक है। इस आधुनिक समय में तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाओं, कहानियों, अन्य विषय सामग्रियों को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न करना। उनके अंदर ये उत्सुकता आ जाती है। तो उत्सुकता तभी आएगी जब हम किसी चीज़ को पढ़ करके समझेंगे, उसके अर्थ और भाव को ग्रहण करेंगे। तो ये भी क्या है? एक उद्देश्य है। अब देखिए चौथे नंबर पे है कि पढ़ते समय शुद्ध व अशुद्ध वर्तनियों का अंतर स्पष्ट करना। हमारे पठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि पढ़ते समय जो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियाँ होती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, स्पेलिंग, तो उसकी शुद्ध कहाँ वर्तनियों में शुद्धियाँ हैं, कहाँ वर्तनियों में अशुद्धियाँ हैं। ठीक है। इस पे क्या करना? इसका अंतर स्पष्ट करना, कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो पठन का ये भी एकमात्र उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है कि पढ़ते समय एकाग्रता रखने की क्षमता का विकास करना। अगर कोई व्यक्ति, हम हो, आप हो, बालक हो, व्यक्ति हो, लेकिन पढ़ते वक्त अगर एकाग्र अपने मस्तिष्क को नहीं करता है तो पढ़ने का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक अपने मस्तिष्क को एकाग्रित नहीं करेंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे, उसके अर्थ को, उसके भाव को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, तो वह पठन नहीं होगा, उसका उद्देश्य नहीं सिद्ध हो पाएगा। इसलिए एकाग्र रख, अपने दिमाग को एकाग्र रख करके, ठीक है, पढ़ेंगे और उसकी क्षमता का विकास करेंगे, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है लिखित सामग्री या विषय वस्तु को धारा प्रवाह रूप से पढ़ना। कोई भी चीज अगर लिखित है या विषय वस्तु संबंधित है, उसको हम धारा प्रवाह तरीके से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ये उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट है कि गति, यति एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ना। कहाँ पे कौन सी विराम चिन्ह है, कहाँ गति, यति का मतलब होता है कि किस गति से पढ़ रहे हैं। ठीक है। जहाँ विराम चिन्ह है वहाँ ठहराव होना चाहिए। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो कहाँ कामाज है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ अर्ध विराम है, कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन सभी चिन्हों को ध्यान में रख करके पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात, कहाँ उतार चढ़ाव हो रहा है उस पर भी ध्यान देते रहना चाहिए, ये पढ़ने का उद्देश्य है। तो गति, यति और विराम चिन्हों को ध्यान में रख करके पढ़ना। तो ये रहे आपके पठन के उद्देश्य। अब देखिए पठन की क्या उपयोगिता है, इस पे एक नजर डाल लेते हैं। पढ़ने के लिए पढ़ने की क्या उपयोगिता है? तो पहला है बेझिझक अपने बात को कहने हेतु। हम क्यों पढ़ते हैं? हमारे पढ़ने में क्या उपयोगिता है? पढ़ेंगे तो उसका उपयोग कैसे कैसे करेंगे? बेझिझक अपने बात को कहने हेतु हम पढ़ेंगे तो बेझिझक अपने बात को स्पष्ट तरीके से, बिना डरे, बिना संकोच किए हम किसी से भी अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पहली उपयोगिता होगी। दूसरा, कक्षा में ठहराव हेतु
बच्चे जब कक्षा में पढ़ते हैं, जब उनको पढ़ने में मन नहीं लगता तो विद्यालय से भागना पसंद करते हैं। वो विद्यालय जल्दी आएंगे नहीं, कक्षा में दोबारा उनका प्रवेश जल्दी होगा नहीं। तो अगर वह किसी चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो कक्षा में ठहराव होगा। यानी कि पढ़ने की उपयोगिता क्या है कि कक्षा में ठहराव है। जब तक कक्षा में हम ठहरेंगे नहीं, तब तक हमारा पढ़ने का कोई भी उद्देश्य या उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। कल्पना व चिंतन क्षमता के विकास हेतु, ठीक है, हमारे पढ़ने की उपयोगिता क्या है? कल्पना व चिंतन क्षमता के विकास हेतु हम पढ़ते क्यों? क्योंकि हमारी कल्पना, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे इन सभी चीज़ों में क्षमताओं का क्या हो विकास हो, कैपेसिटी इसकी बढ़े, डेवलप करे। नेक्स्ट है आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, पढ़ने की उपयोगिता आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, यानी कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। हम अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाएंगे तो पढ़ने की उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति क्षमता विकास हेतु। अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में अगर अध्यापक बालक या बालिकाओं से पूछता है तो वह बालक या बालिकाएं किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जो भी बातें बताएं वो स्पष्ट तरीके से बताएं, उसकी अभिव्यक्ति बड़े सुडौल तरीके से करें, सुंदर तरीके से करें। तो अभिव्यक्ति क्षमता का विकास है कि किसी चीज को बोलना प्रभावशाली तरीके से, अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु, पठन की एक और उपयोगिता है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु। अगर हम किसी विषय में रुचि रखते हैं तो उस पाठ्य पुस्तक से अक्सर हमारा क्या हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है और वह विषय हमें बहुत ही पसंद आता है। नेक्स्ट है पठन क्षमता के विकास हेतु, यानी कि हमारे पढ़ने की क्षमता में क्या हो, विकास हो, ये पठन की उपयोगिता है। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।